हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट। बेटा यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटा अमेंडमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन देयर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। यहाँ पे सीए फाइनल के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपियर कर लें उसके लिए हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। बेटा ये अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरी वेबसाइट www.icalic.com में अवेलेबल है ये, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बेटा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स के बारे में मुझे इंक्वायरी कर रहे हैं, मई 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं, बेटा मैं आपको बता दूं, यस आपके लिए यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, फ्रेश 100 आवर्स का कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, वो आप परचेज कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.icalic.com से। प्लस उससे रिलेटेड एक 10 to 15 मिनट्स का मैंने एक वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है अबाउट द कोर्स मई 2021। वो वीडियो आप देख लोगे तो उसमें जो भी आपकी छोटी मोटी यहाँ पे क्वेरीज होती रिगार्डिंग द कोर्स कि भाई क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन बैंक में क्या क्या कवर्ड है मैम एंड ऑल दैट, जो भी हमारे को कौन कौन सी बुक्स मिलेगी एंड ऑल दैट, तो वो सारों का मैंने एक 15 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आप देख सकते हो तो आपको उसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद में अगर आपको कोई उसमें डाउट रह जाता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप ये ऑफिस के नंबर पे या ये मेरा नंबर है यहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। मेजॉरिटी आई थिंक वो आपको देख के आपकी वहां पे क्वेरी सारी कुछ सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे ऑफिस का नंबर भी दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप आपके अकॉर्डिंगली क्वेरी पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे असेसमेंट एंड ऑडिट, चैप्टर नंबर 11 अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड ऑडिट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको याद है हमने पढ़ा था यहाँ पे एक ही अमेंडमेंट आया, क्या? एसओपी आई है, किसके लिए? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। रिटर्न जो नहीं फाइल कर रहे हैं लोग, जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं लोग, उनके लिए यहाँ पे एसओपी आई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ गई है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, एकदम यूनिफॉर्मिटी रहे, क्या रहेगा प्रोसेस, क्या रहेगी एंड ऑल दैट, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एसओपी रिलीज करी है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न से रिलेटेड हमने असेसमेंट एंड ऑडिट का, ये हमारी मेन बुक का चैप्टर है जो मैंने खोला, हमने यहाँ पे सेक्शन 62 पढ़ा था, आपको याद है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हमने प्रोविजंस इसके डिस्कस किए थे। मैं एक बार ये सेक्शन पढ़ूंगी। Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73, 74, where a registered person fails to furnish return under 3945, तो जहां पे भी कौन? एक रजिस्टर्ड पर्सन, जो ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड है वही रिटर्न नहीं फाइल करेगी। ये किसकी बात हो रही है? रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया। कौन सा रिटर्न? जो भी उसको एप्लीकेबल है, मंथली वाला, क्वार्टरली वाला, या जो उसको फाइनल रिटर्न अगर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे उसने फाइल नहीं किया और एक नोटिस दी गई उसे, नोटिस अंडर 46 हैज बीन इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू द डिफॉल्टिंग पर्सन requiring him to furnish a return within a period of 15 days and the taxable person fails to file the return, then the proper officer may proceed to assess the tax liability of the person to the best of judgment, taking into account the relevant material which is available or which he has gathered। तो ये हमने पढ़ा था कि भाई आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। रिटर्न फाइल नहीं किया, कौन सा वाला? जो भी 39 वाला, 45 वाला, जो भी रिटर्न आपने फाइल नहीं किया, फिर आपको यहाँ पे नोटिस आई, नोटिस के बाद आपको 15 दिन दिए गए, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। नोटिस कहाँ पे? सेक्शन 46 के अंडर जो नोटिस दी जाती है वहां पे ही दी गई आपको। सेक्शन 62 की कोई सेपरेट नोटिस नहीं होती, 46 में ही आपको नोटिस दी गई थी। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? अभी क्या करेगा? वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। द असेसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years from the date specified under section 44। तो प्रॉपर ऑफिसर को असेसमेंट ऑर्डर कब तक के पास करना है? 5 years from the due date specified under section 44 for furnishing the annual return for the financial year to which the tax not paid relates। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल 17-18 के ड्यू फाइनल, यहाँ पे हमने सेक्शन 44 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, फाइनल रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? जो भी आपका वो ईयर खत्म हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है उसका 31 दिसंबर। तो 17-18 के लिए ड्यू डेट फाइनल रिटर्न की क्या रहेगी एज पर सेक्शन 44? 31 ऑफ दिसंबर 2018। यहां से 5 इयर्स पकड़ लीजिए, यहां से 5 इयर्स पकड़ लीजिए, ठीक है। जो भी डेट स्पेसिफाइड जो है सेक्शन 44 में बेटा यही डेट स्पेसिफाइड है, वो ड्यू डेट एक्सटेंड होती रहती है वो बात अलग है। सेक्शन 44 में क्या है? 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वहां से 5 इयर्स के अंदर क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट करना पड़ेगा उन्हें।
Withdrawal of assessment order where the registered person furnishes a valid return within 30 days of the service of assessment order. अब क्या हुआ, असेसमेंट ऑर्डर दिया यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने, उसके बाद आपने क्या किया भाई, उसको लगा कि नहीं यार मैं रिटर्न ही फर्निश कर देता हूँ, उसने वैलिड रिटर्न फर्निश कर दिया 30 डेज के अंदर, तो जस्ट सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम टू हैव बीन विड्रॉन, और वो जो असेसमेंट ऑर्डर है वो वहां पे डीम टू बी विड्रॉन हो जाएगा, बट द पेमेंट फॉर लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेट फी वो तो रहेगा ही, ऑब्वियसली दैट विल कंटिन्यू। तो बेटा ये क्या था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, किसके लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो रिटर्न फाइल नहीं करता, नाम इटसेल्फ सजेस्ट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। तो उसके केस में गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस बनाए थे, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको रिटर्न फर्निश करना था अंडर सेक्शन 39 या 45, आपने फर्निश किया नहीं, आपने फर्निश नहीं किया, तो फिर यहाँ पे आपको नोटिस सर्व की गई, नोटिस सर्व करी गई तो भी आपने फर्निश नहीं किया, 15 दिन चले गए, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कितने दिन में, 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब उसके बाद भी जो भी आपने नहीं फाइल किया, उसके बाद क्या होगा कि भाई आपको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर आ गया, अब मुझे फाइल कर देना चाहिए, आपने 30 डेज ऑफ द यहाँ पे आपके ऑर्डर आया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, तो फिर असेसमेंट ऑर्डर जो रहेगा दैट विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन। तो बेटा इसी के रिलेटेड सेक्शन 62 के रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है, और गवर्नमेंट ने क्या एक गाइडलाइन इशू करी है, किस चीज के लिए, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ इन रिलेशन टू नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, सभी लोगों के लिए सेम प्रोविजंस रहे, उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया गाइडलाइन दी है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम क्या आएगा। System generated message would be sent to all registered person 3 days before the due date to nudge them about filing of return by the due date। सभी लोगों को जाएंगे, जितने लोग भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उन सबको क्या होगा, एक मैसेज जाएगा उन सबको कि भाई 3 दिन बचे यहाँ पे कब जाएगा, 3 दिन पहले जाएगा कि भाई आपकी ड्यू डेट है, आपको रिटर्न फाइल करना है, आपकी ड्यू डेट है, आपको जस्ट इट्स अ रिमाइंडर कि आपको एक रिमाइंडर दिया गया कि भाई ड्यू डेट है, आपको रिटर्न फाइल करना है, तो ऐसा एक आपको सिस्टम जनरेटेड सभी लोगों को रिटर्न भरने के पहले थोड़ी ना पता है कौन कौन नहीं फाइल करने वाला है, तो उस टाइम किसको जाएगा, सभी लोगों को ये मैसेज जाएगा। Once the due date for furnishing the return under section 39 is over, a system generated mail message would be sent to all defaulters immediately after the due date to the effect that said registered person has not furnished his return for the tax period, that the said mail message is to be sent to the authorized signatory as well as proprietor, partner, director, कर्ता। अब ड्यू डेट आपकी चली गई और पता चल गया कि भाई इतने लोगों ने यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वो जितने भी डिफॉल्टर्स लोग हैं उनके ऑथराइज सिग्नेटरी को एज वेल एज डायरेक्टर है या पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, जो भी है वहां पे करता है, दोनों जनों को मैसेज जाएगा। क्या जाएगा मैसेज कि भाई रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है, आपने रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं किया है, वो इनको इन्फॉर्म किया जाएगा। After 5 days of the due date of furnishing return, notice under 46 shall be issued electronically to the defaulters requiring them to furnish the return within 15 days। अब इसके बाद उसके 5 दिन निकल गए, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी चली गई, आपने फिर भी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो फिर अब क्या जाएगा, नोटिस जाएगी। कौन से, अंडर सेक्शन 46 एक नोटिस जाएगी उन सभी लोगों को जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, कि वो रिटर्न 15 दिन के अंदर अंदर फाइल करे। If the return is not filed within 15 days the said notice, the proper officer may proceed to assess the tax liability of defaulter under section 62 to the best of his judgment। जो हमने अभी देखा बेटा सेक्शन 62 वहां लिखा था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, तो वो फिर क्या करेगा, सेक्शन 62 में जाके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। Taking into account all relevant material which is available or which he has gathered and would issue assessment order। जो मटेरियल उसके पास अवेलेबल है या जो उसने गैदर किया, सबके बेसिस पे वो क्या करेगा, एक असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा और यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। The proper officer would upload the summary of such order in the prescribed form, और proper officer को भी यहाँ पे prescribed form में जो भी है वो assessment order upload करेगा। For the purpose of assessment of tax liability under section 62, the proper officer may take into account क्या लेगा, details of outward supply available in GSTR1 जो भी फाइल किया होगा उसमें जो भी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स है उसको कंसीडर करेगा। इनवर्ड सप्लाई ऑटो पॉपुलेटेड इन 2A में जो भी इनवर्ड सप्लाई है उसको भी वो देखेगा। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम ई-वे बिल्स, जो भी ई-वे बिल्स बनाए होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी वो उसको यूज करेगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर सोर्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट। और यहाँ पे क्या बात किया उन्होंने, बोला कि जो भी सेक्शन, अच्छा यहाँ पे 70
हाँ, तो डिटेल्स ऑफ क्या बेटा, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, उसके बाद ई-वे बिल्स की इंफॉर्मेशन, और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 71, यहाँ पे 1 आ गया बेटा, गलती से आप 71 कर लीजिए। अंडर सेक्शन 71 में इंस्पेक्शन के ड्यूरिंग भी अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है वो सभी यूज कर सकता है। किस चीज के लिए? असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट निकाल रहा है उसका, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए क्या कर सकता है वो, ये सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा। If the defaulter furnishes valid return within 30 days of the service of assessment order, the said assessment order will be deemed to have been withdrawn. अब क्या हुआ, उसने assessment order बड़ी मेहनत से निकाला। अब यहाँ पे डिफॉल्टर को लगा नहीं भाई मैं खुद ही रिटर्न फाइल कर देता हूँ, बेटर रहेगा, 30 डेज के अंदर अंदर उसको ऐसा लगा और उसने रिटर्न फाइल कर दिया। तो फिर ये जो असेसमेंट ऑर्डर फाइल किया गया था, असेसमेंट ऑर्डर निकाला था, इशू किया था ऑफिसर ने, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन। इस केस में विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर पॉसिबल है। If the said return remains unfurnished within the statutory period of 30 days from the service of assessment order under section 762, the proper officer may initiate proceeding under 78 and 79, that is वहां पे जो recovery proceedings है वो initiate कर देगा। अब यार 30 days भी हो गए assessment order निकालने के बाद, उसके बाद भी वो return file नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर डायरेक्टली यहाँ पे रिकवरी प्रोविजंस इन्वोक हो जाएंगे, सेक्शन 78 79 के अंडर वो क्या करेगा, रिकवरी प्रोसीडिंग्स करेगा और टैक्स रिकवर करेगा। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था बेटा। Based on facts available in some cases, the commissioner may resort to provisional attachment to protect revenue under section 83 of the CGST Act before issuance of assessment order. अब अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है, कुछ जरूर, सब में नहीं, किसी केसेस में ऑफिसर को लगता है कि भाई रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे प्रोविजनल अटैचमेंट करना पड़ेगा, तो वो अपने असेसमेंट ऑर्डर निकालने के पहले ही क्या करेगा, यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट करेगा। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू। Further, proper officer would initiate action under section 29, that is cancellation of registration of the CGST Act for cancellation of registration in case where return has not been furnished for the period specified in section 29. Section 29 में जो भी लिखा हुआ है cancellation of registration के लिए, वहां का अगर रिटर्न फाइल नहीं करता तो उस केस में क्या करेगा ऑफिसर, क्या करेगा ऑफिसर वहां पे इनिशिएट करेगा, जो भी एक्शंस दिए हुए हैं सेक्शन 29 में कैंसिलेशन करेगा रजिस्ट्रेशन के। तो बेटा ये यहाँ पे सिंपल है, सेक्शन 62 पहले से था, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म प्रोसेस ला दी। उसमें क्या है यूनिफॉर्म प्रोसेस में, हम फटाफट एक बार वापस रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस जाएंगे, किसको जाएंगे, सब सारे रजिस्टर्ड पर्सन को जाएंगे, सारे रजिस्टर्ड पर्सन को जाएंगे। कब? 3 दिन पहले, 3 दिन पहले उन्हें याद दिलाया जाएगा कि भाई रिटर्न फाइल करना है, ड्यू डेट आ रही है। अब ड्यू डेट आ गई, जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया वो सारे डिफॉल्टर्स को वापस से यहाँ पे मेल या मैसेज जाएगा, और किस किस को जाएगा, ऑथराइज सिग्नेटरी को भी जाएगा, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता को भी जाएगा कि भाई आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। उसके बाद 5 दिन और निकल गए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो फिर एक नोटिस और जाएगी। कहाँ जाएगी? नोटिस 46 के अंदर जाएगी। किस चीज के लिए नोटिस जाएगी बेटा? नोटिस जाएगी कि भाई आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं किया और आपको 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करना है, 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करना है। 15 दिन में रिटर्न फाइल कर दिया तो ठीक है, अभी आपने रिटर्न 15 दिन में फाइल नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, सीधे सीधे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के लिए वो क्या क्या फैक्ट्स लेगा? फर्स्ट, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो जीएसटीआर 1 में आपने दी वो लेगा। सेकंड, इनवर्ड सप्लाई 2A के हिसाब से लेगा। थर्ड, ई-वे बिल के डिटेल्स लेगा, वहां से इंफॉर्मेशन लेगा। और अगर इंस्पेक्शन की यहाँ पे कुछ भी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 71 जो इंस्पेक्शन हुआ उसका, वो सारी इंफॉर्मेशन को टेक केयर करके वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपका निकालेगा। अब क्या हुआ, उसने असेसमेंट ऑर्डर तो निकाल दिया, अब डिफॉल्टर ने सोचा यार रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया उसने कितने दिन में, 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ ऑर्डर। तो फिर वो क्या रहेगा, आपका असेसमेंट ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन। अगर नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, ऑफिसर को अब टैक्स रिकवर करना है, तो ऑफिसर क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर 78 79। किसी किसी केसेस में ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि भाई रेवेन्यू को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्या चीज करना, अटैचमेंट करना, तो वो अटैचमेंट करेगा, प्रोविजनल अटैचमेंट भी कर सकता है। और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में उन्होंने क्या बोला कि भाई कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन था, आपने वो रिटर्न फाइल नहीं किया है 45 के अंडर वाला, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे क्या है, ये हमने देखा यहाँ पे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस केस में यहाँ पे क्या प्रोसेस आती, वो हमने यहाँ पे एसओपी जो है वो डिस्कस करी। अब अपील्स एंड रिवीजन में एक छोटा सा 1 लाइनर अमेंडमेंट है 1 मिनट का, वो हम देख लेते हैं क्या है। रिविजनल अथॉरिटी हमने पढ़ा था, रिविजन्स जो करती है रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 108। सो द फॉलोइंग ऑफिसर हैव बीन ऑथराइज्ड एज रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 108। 108 बाकी सारा कुछ वैसा ही है,
खाली ऑफिसर जो यहाँ पे ऑथराइज हुए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उतना ही पार्ट अमेंडमेंट है, बाकी 108 जैसा हमने पढ़ा था वैसा ही है। सो द फॉलोइंग ऑफिसर हैव बीन ऑथराइज्ड एज रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 108 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर डिसीजन और ऑर्डर पास बाय एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर। आपका डिसीजन या ऑर्डर किसने पास किया, एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर ने किया, तो उस केस में आपकी रिविजनल अथॉरिटी कौन रहेगी, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। फॉर डिसीजंस और ऑर्डर पास बाय डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट एसीडीसी अगर आपको ऑर्डर पास कर रहा है तो उस केस में आपकी रिविजनल अथॉरिटी कौन रहेगी, एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ पे आपका ऑर्डर किसने पास किया है, एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर ने किया है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रहेंगे आपकी रिविजनल अथॉरिटी। आपका ऑर्डर किसने पास किया है, सुपरिटेंडेंट एसीडीसी ने किया है, तो एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर रहेंगे आपकी रिविजनल अथॉरिटी। किसने किया है, अगर आपका ऑर्डर, वापस से रिपीट कर रही हूं, अगर आपका ऑर्डर सुपरिटेंडेंट एसीडीसी ने किया है तो उस केस में आपकी रिविजनल अथॉरिटी कौन रहेगी, एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर। अब अगर आपका ऑर्डर ही पास एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर ने किया है तो आपकी रिविजनल अथॉरिटी कौन रहेगी भाई, उसके ऊपर आ जाओ, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। ओके, सो ठीक है, तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपील्स एंड रिवीजन का भी अमेंडमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे इतना ही डिस्कशन करेंगे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।